गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 दिनों के करंट अफेयर्स को, यानी कि 5 और 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स को एक साथ देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस किस दिन मनाया जाता है और इस वर्ष इस दिवस की मेज़बानी किस देश के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, 2 अप्रैल। ठीक है, तो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और इस वर्ष इस दिवस की मेज़बानी कनाडा के द्वारा किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा, जिस देश के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाती है उसी के द्वारा थीम निर्धारित किया जाता है। तो इस वर्ष कनाडा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस की थीम जो निर्धारित की गई वो है कहानियाँ पंख हैं जो आपको हर दिन उड़ने में मदद करती है। तो हमारे लिए क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य निकले कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम जो मेज़बानी किया गया किसके द्वारा, कनाडा के द्वारा। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, स्टोरीज आर विंग्स दैट हेल्प यू सोर एवरी डे। ठीक है, आते हैं आज के सेशन पे और सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा या फिर WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आंसर क्या है दोस्तों, सी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है। इसके बारे में देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है और इस वर्ष इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, अनसीइंग द जो इस वर्ष इस रिपोर्ट की जो शीर्षक रहा है वो है सीइंग द अनसीन, द केस फॉर एक्शन इन द नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। ठीक है, ये इस वर्ष इसकी शीर्षक रखा गया था। रिपोर्ट में देखिए क्या बताया गया है कि 4 वर्षों के बीच में, यानी कि वर्ष 2015 से लेकर के वर्ष 2019 के बीच में अनपेक्षित गर्भधारण में वृद्धि हुई थी, जिसकी संख्या दुनिया भर में सालाना लगभग 121 मिलियन थी। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो अनैच्छिक गर्भधारण जो है वो उसमें वृद्धि देखने को मिला है और इसमें वृद्धि जो इन 4 वर्षों के दौरान वो कितनी थी, सालाना लगभग 121 मिलियन थी। इस रिपोर्ट में इस जो है अनैच्छिक गर्भधारण के कारणों को भी बताया गया है। सबसे पहला कारण ये है कि यहाँ पे जो एक तरीके से गर्भ निरोधक के जो आधुनिक और सुरक्षित तरीकों का अभाव बताया गया है। साथ ही इसमें ये बताया गया है कि जो ये गर्भ निरोधक होता है इसका सही तरीके से महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है या फिर वो उपयोग नहीं करती हैं। एक तरीके से जागरूकता का भी अभाव इसमें बताया गया है। तो दुनिया भर में लगभग 257 मिलियन महिलाएं गर्भधारण से बचने के लिए गर्भ निरोधक के ऐसे तरीकों का उपयोग नहीं करती हैं। ठीक है, इसमें ये रिपोर्ट बताया गया, जिसकी वजह से एक तरीके से जो है अनपेक्षित गर्भधारण में वृद्धि भी देखने को मिला है। ठीक है, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है और इसका एक ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापना किया गया था 1967 में और इसका परिचालन शुरू किया गया था 1969 में, यानी कि 2 वर्षों के बाद में। साथ ही साथ इस ट्रस्ट फंड का नाम आगे जाकर परिवर्तित कर दिया गया था और ये आधिकारिक रूप से इसे जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नाम से जाना गया 1987 में। ये संस्था देखा जाए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। शीर्षक क्या था ये भी ध्यान रखिएगा, सीइंग द अनसीन, द केस फॉर एक्शन इन द नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। अगला प्रश्न है हमारा कि किस नियामक संस्था ने मंथन नामक आइडियाथॉन लॉन्च किया है, सेबी ने, नाबार्ड ने, सिडबी ने या फिर RBI ने। करेक्ट आंसर इज ए है, सेबी ने मंथन नामक आइडियाथॉन लॉन्च किया है। तो सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष माधुरी पुरीबुच ने नवाचार को बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है, तो नवाचार को बढ़ाने के लिए सेबी ने मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया है और ये मंथन जो है ये 6 सप्ताह की अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा। और इसका आयोजन देखा जाए सेबी किनके सहयोग से कर रहा है, तो सबसे पहले देखा जाए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, CDSL, NSDL, कैम्प्स के फिनटेक, MCX और लिंक इन टाइम के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें बात करें तो इस आइडियाथॉन में सभी पंजीकृत प्रतिभागियों, जितने भी पंजीकरण करा रहेंगे, रजिस्ट्रेशन जो कराएगा, पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए इंटरेक्टिव ज्ञान साझाकरण सत्र होगा। इसका आयोजन वेबिनार के माध्यम से किया जाएगा ताकि नवीन विचारों को आसानी से प्रस्तुत किया जा सके। तो जितने भी जो लोग के नए नवीन विचार हैं, ताकि एक नवाचार को बढ़ावा देने में साले जो प्रतियोगी होंगे वो अपने एक तरीके से विचारों को प्रस्तुत करेंगे
इस वेबिनार के माध्यम से, और यह भारत में प्रतिभूति बाजार से संबंधित विचारों और नवीन समाधानों के एक सेट के निर्माण में सहायता करेगा। अगर हम बात करते हैं सेबी की, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की, तो इसकी स्थापना देखिए किस तरह से की गई थी, किस अधिनियम के तहत। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना किया गया था। कब? 12 अप्रैल 1992 को, और यह एक वैधानिक निकाय के रूप में है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, और देखिए इसके अध्यक्ष कौन है? माधुरी पुरी बुच। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेबी की वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने किस देश में अपनी पहली यात्रा की है? जापान, चीन, सिंगापुर या फिर ऑस्ट्रेलिया? करेक्ट आंसर इज बी, चीन की जो चीन में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक क्रूज शिप ने अपनी पहली यात्रा की है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्रूज जहाज़ जिसने अपनी पहली यात्रा कहाँ पे किया है? यांगजी नदी पर इसने यात्रा किया, और फिर यात्रा करने के बाद ये चीन का एक हुबेई प्रांत का इचांग बंदरगाह है, इचांग में ये बंदरगाह पे वापस आ गया। ठीक है, तो एक तरीके से ये इनका जो दर्शन किया इस जो है जहाज़ ने यांगची रिवर का, और फिर ये वापस कहाँ पे आ गया? हुबई प्रांत के यांचोंग के बंदरगाह में। ठीक है, इस क्रूज़ की बात करें तो ये क्रूज़ जो है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक क्रूज़ जहाज़ है, दुनिया का सबसे बड़ा। ये देखा जाए 7,500 किलोवाट आवर की विशाल आकार की समुद्री बैटरी के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। इसमें जो है ये बैटरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक कारों के लिए नंबर 1 बैटरी निर्माता, ठीक है, जिनका नाम क्या है? कंटेम्प्रेरी एम्पियरेक्स टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रदान किया गया है। इसका देखिए नाम क्या है इस जहाज़ का? यांगची रिवर 3 गोर्जेस 1। ठीक है, ये इसी रिवर पे नाम पे इस जहाज़ का नाम रखा गया, और ये 100% इलेक्ट्रॉनिक क्रूज़ है, और इसको जो है विकसित और इसको निर्मित किया गया है चीन के ही द्वारा किया गया है। चीन की एक कंपनी है। देखा जाए इस जहाज़ को चाइना यांगची पावर के द्वारा विकसित किया गया है, और जो कि किसकी ये सहायक कंपनी है? तो चाइना 3 गोर्जेस कार्स की एक सहायक कंपनी है। इस जहाज़ के आकार के बारे में देखा जाए तो ये 16 मीटर चौड़ी है और 100 मीटर लंबी है, और इसमें जो है इसकी यात्रियों को ले जाने की क्षमता कितनी है? करीब 1300 यात्रियों को ले जाने में ये सक्षम है। बेसिकली इस जहाज़ का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो दर्शनीय स्थानों के लिए, स्थलों की यात्रा के लिए किया जाएगा। जैसे इसने सबसे पहला दर्शन किसका किया? यांगची रिवर का किया। ठीक है, चीन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये देखिए आपके सामने चीन का मैप खुला है। चीन जिसकी राजधानी बीजिंग है, इसकी जो मुद्रा है वो रेनमिनबी इसकी मुद्रा है, और यहाँ पे जो है राष्ट्रपति वो हैं शी जिनपिंग, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो उत्तर में ये रशिया से लगता है और यहाँ पे मंगोलिया से लगता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो ये अपनी सीमा को पाकिस्तान, भारत से, और साथ ही साथ भूटान, नेपाल से अपनी सीमा को साझा कर रहा है, और यहाँ पे जो है म्यांमार, लाओस, वियतनाम से अपनी सीमा को साझा कर रहा है, और साथ ही यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर कोरिया से। अगर हम इसकी समुद्रिक सीमा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए ईस्ट चाइना सी है और साउथ चाइना सी इसकी सीमा से लग रहा है। ठीक है, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि गोबी मरुस्थल जो है वो किस देश में स्थित है। कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा मेस आयनक साइट और बामियान के बुद्ध किस देश में स्थित हैं? पाकिस्तान, ईरान, कंबोडिया या फिर अफ़गानिस्तान? दोस्तों इसका आंसर क्या है? अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो बामियान के बुद्ध बहुत समय पहले से भी चर्चा में बने हुए हैं, बामियान के बुद्ध, और ये बामियान के जो बुद्ध हैं और ये जो मेस आयनक साइट है वहीं पे ये स्थित है, और ये अफ़गानिस्तान से संबंधित है। तो ये जो मेस आयनक साइट और बामियान के बुद्ध जो हैं वो अफ़गानिस्तान में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि अफ़गानिस्तान में जो मेस आयनक के खंडहर सिल्क रोड पर स्थित एक प्राचीन शहर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो मेस आयनक के खंडहर ये, और इस साइट की खोज 1960 में फ्रांसीसी भूवैज्ञानिकों ने की थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है तांबे की खनन साइटें भी हैं जहां तालिबान चीन के निवेश की उम्मीद कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो अभी हाल फिलहाल में तालिबान ने ये घोषणा किया है, तालिबान का शासन है वहाँ पे, ठीक है, अफ़गानिस्तान में, और उन्होंने ये घोषणा किया है कि इस मेस आयनक में जो प्राचीन बुद्ध प्रतिमा है उसकी वो रक्षा करेगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं ये बिल्कुल विपरीत उसका प्रतिक्रिया है जिस समय वो जब वो शासन में आया था, यानी कि एक तरीके से देखा जाए इस्लामिक शरिया कानून का घोर समर्थक तालिबान इस समय जो अफ़गानिस्तान में जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं उनके संरक्षण की बात कर रहा है। ठीक है, इसी तालिबान ने देखा जाए अगर हम बात करें 1990 के दशक की, तो इसी तालिबान ने अफ़गानिस्तान की सत्ता पर जब काबिज हुआ था तो उसने इन्हीं बामियान बुद्ध की प्रतिमाओं में विस्फोटकों से इन प्रतिमाओं को उड़ा दिया था। ठीक है,
जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हम आपको पिक्चर भी दिखाएंगे किस तरीके से पहले प्रतिमा थी। और फिर क्या हुआ कि और अगर हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान का मैप है और ये अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है दोस्तों काबुल, और काबुल के देखा जाए तो वहाँ से ये दक्षिण पूर्व में यह खड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई महात्मा बुद्ध की शांत मुद्रा वाली ये प्राचीन मुद्रा प्रतिमाएँ, ठीक है। और ये माना जाता है कि हालांकि माना जाता है इस स्थान पर सैकड़ों मीटर नीचे तांबे के अयस्क हैं और वो विश्व के सबसे बड़े भंडार हैं। और जैसा कि आप जानते हैं अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है वो इस समय जो है आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और उसका ये मानना है कि अगर इस जो है इसका खनन किया जा सके, इन खनिजों इन जो है तांबे के जो अयस्कों को निकाल करके जो धातु उनको निकाला जाए तो इस तरीके से जो आर्थिक तंगी है उससे वो थोड़ा सा निपट सकेगा। और इसके लिए वो क्या सोच रहा है, दुनिया में एक तरीके से अपनी सहिष्णु वाली छवि दिखा रहा है और एक तरीके से निवेश चाह रहा है किसका, चीन का, ठीक है। तो ऐसे में जो तालिबान जो कि राजस्व उगाही के स्रोत के तौर पर इन खनिज संपदाओं के दोहन के लिए वो चीन के साथ आस लगाए हुआ है, जिसके कारण से ये चर्चा में। इसी के साथ साथ वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी बामियान बुद्ध के अवशेषों को शामिल किया। कहते हैं यहाँ पे देखिए, पहले बामियान की जो ये मूर्ति थी महात्मा बुद्ध की, ये ऐसी थी और ये देखा जाए ये उस समय वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैंडिंग प्रतिमा थी महात्मा बुद्ध की, कितनी 53 मीटर लंबी। और इसको जब विस्फोट कर दिया गया था, जब ये पहले तालिबान पावर में आए थे तो इसको विस्फोट कर दिया गया था, इसको पूरी तरीके से उड़ा दिया गया था बम से, ठीक है। और ये इस तरीके का हो गया था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेगा। और एक तरीके से ये जो बनाई गई थी ये करीब दूसरी से लेकर के 5वीं शताब्दी के समय बीच में ये बनाया गया था, ठीक है। और ये जो सिल्क रोड है ना उसी के आसपास उस समय बाद में देखेंगे तो कनिष्क यानी कि कुषाण वंश का शासक था और कनिष्कों का अगर हम मैप देख रहे हो तो उनका इस पे सिल्क रूट पे बहुत कंट्रोल था। और बामियान प्रांत पे देखा जाए तो ये रोम, चीन, भारत इसके ही माध्यम यहाँ से व्यापार होता था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बामियान प्रांत ऐसे क्षेत्र पे स्थित था जहाँ पे रोम के लोग, जहाँ पे चीन के लोग, जहाँ पे भारतीय, ये सारे लोग यहाँ पे आते थे। इसलिए यहाँ पे सांस्कृतिक आर्थिक क्षेत्र के साथ यहाँ पे सांस्कृतिक चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा विकास देखने को उस समय मिला था, ठीक है। लेकिन बाद में ऐसी चीज़ें हैं तो आप देख सकते हैं। तो इनको संरक्षण की बात किया गया है तालिबान के द्वारा, जिस कारण से काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। तो चलते हैं हम अफ़गानिस्तान के बारे में देख लेते हैं, जो कि दक्षिण एशिया में एक देश है और इसकी राजधानी जो कि काबुल है और इसकी मुद्रा अफ़गानी है। आप यहाँ पे तालिबान अफ़गानिस्तान के नक्शे को देख रहे हैं और यहाँ पे देखा जाए यहाँ अफ़गानिस्तान के उत्तर में देखा जाए तजाकिस्तान, फिर उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और पाकिस्तान और साथ ही साथ भारत का पूर्वोत्तर जो है, माफ़ करिएगा, उत्तर पश्चिमी जो सीमा है वहाँ से इसकी सीमा लग रही है, ठीक है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के दार्लोंग समुदाय को आधिकारिक रूप से अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, असम या फिर नागालैंड? करेक्ट आंसर इस बी है। त्रिपुरा के दार्लोंग समुदाय को आधिकारिक रूप से अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है। अभी देखा जाए कुछ दिनों पहले लोकसभा में एक बिल पास किया गया था, एक विधेयक पारित किया गया था जिसका नाम है अनुसूचित जनजाति संबंधित संशोधित संविधान आदेशक विधेयक 2022। इस विधेयक में देखिए एक बात किया गया था कि त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची में एक समुदाय को शामिल करने के लिए, ठीक है, अनुसूचित जनजाति संविधान आदेश 1950 में संशोधन करने के प्रस्ताव से संबंधित था, ठीक है। वो कौन सी थी समुदाय, यानी कि वो दार्लोंग समुदाय, ठीक है। विधेयक में दार्लोंग समुदाय को कुकी आदिवासी समुदाय की उप जनजाति के रूप में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग की गई थी। यानी कि जो कुकी आदिवासी समुदाय उसकी उप जनजाति के रूप में दार्लोंग समुदाय को शामिल करने की बात किया गया था। दार्लोंग समुदाय की बात करें तो ये त्रिपुरा की एक आदिवासी समुदाय है जिनकी आबादी जो है मात्र 11,000 है, लेकिन अपनी मात्र छोटी सी आबादी के बावजूद भी ये समुदाय शिक्षा और संस्कृति गतिविधियों में काफ़ी आगे है। इनमें काफ़ी जो है इनका उच्च प्रसार है और ये समुदाय के जो सदस्य हैं, समुदाय के सदस्य स्थानीय प्रशासन में वरिष्ठ पदों पर भी बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पे 20 आदिवासी समुदाय हैं जो 18 जनवरी 1982 को गठित त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के द्वारा ये जो है त्रिपरिषद में ये निवास करते हैं। तो ये कौन कौन से आदिवासी समुदाय हैं? तो सबसे पहले देखिए त्रिपुरा, त्रिपुरी ध्यान रखिएगा, इसमें से समुदायों में से पूछा जा सकता है, ठीक है। रियांग, जमातिया, नोआतिया, उचाई, चकमा, मोंग, लुसाई, कुकी, हलाम, मुंडा, कोर, ओरंग, संथाल, भील, भूटिया,
चेमल, गारो, खसिया और लेप्चा। ठीक है, लेप्चा तो कई बार आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, आते हैं हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है हमारा कि किस संस्था में दुनिया की पहली ऑन कैंपस गैस टरबाइन परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी बॉम्बे। करेक्ट आंसर इज सी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। गैस टरबाइन यहाँ पे ऑन कैंपस गैस टरबाइन परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया है आईआईटी मद्रास में। तो आईआईटी मद्रास में राष्ट्रीय दहन अनुसंधान और विकास केंद्र है, और उस केंद्र को अपने परिसर में विस्तारित गैस टरबाइन दहन परीक्षण सुविधा रखने वाला यह पहला शैक्षणिक संस्थान होने का सम्मान मिला है। ठीक है, किसे? आईआईटी मद्रास को। इस सुविधा का देखिए उपयोग क्या किया जाएगा कि ये दहन डिज़ाइनों के परीक्षण करने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। आईआईटी मद्रास में इस सुविधा का उपयोग वहाँ के छात्रों के द्वारा और वहाँ के प्रोफेसरों के द्वारा किया जाएगा। किस लिए? उच्च दबाव दहन में अपने शोध में दहन के भौतिकी को समझने और गैस टरबाइन अनुसंधान की समझ को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। यह सुविधा देखा जाए किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो यूएस आधारित जनरल इलेक्ट्रिक के सहयोग से इस सुविधा को स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि दुनिया की पहली ऑन कैंपस गैस टरबाइन परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो आईआईटी मद्रास में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को या फिर 6 अप्रैल को? आप आंसर बगल में ही देख लिए होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है कब? 5 अप्रैल को। ठीक है, आते हैं अगला, यहाँ पे इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो भारत में जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है राष्ट्रीय दिवस का कौन सा संस्करण था? तो ये 59वां संस्करण था, और सबसे पहले इसे जो है 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। और इस वर्ष अगर इसकी थीम के बारे में देखा जाए उसके पहले ये देख लेते हैं कि इसका क्यों जो है इस दिवस को मनाया जाता है। तो यह दिवस इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल अंतर्महाद्वीपीय वाणिज्य एवं व्यापार तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। और इस दिन यानी कि 5 अप्रैल को जब हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं तो इस दिन वरुण नामक पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इस वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 की थीम विषय क्या है? कोविड-19 से परे सतत शिपिंग। ठीक है, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। ठीक है, ये इस वर्ष की थीम रही है। ध्यान रखिएगा, थीम से और दिवस से एक प्रश्न जरूर आता है। कभी आपसे दिवस पूछ देगा, कभी दिवस दे देगा और पूछेगा कि इसकी इस वर्ष थीम क्या थी। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की पहली कौशल चैंपियन जूनियर स्किल्स 2021 कहाँ संपन्न हुई? लखनऊ, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर हैदराबाद? करेक्ट आंसर इज बी, नई दिल्ली में देश की पहली कौशल चैंपियंस जूनियर स्किल 2021 संपन्न किया गया है, आयोजन किया गया, यानी कि स्कूली विद्यार्थियों के लिए था ये। और ये देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 नई दिल्ली में संपन्न किया गया। इसमें जो है 60 से अधिक विजेताओं को नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में अपर सचिव हैं जिनका नाम है अतुल कुमार तिवारी, इनके द्वारा जो है ये विजेताओं को सम्मानित किया गया है। और इसमें जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की पहल जूनियर स्किल चैंपियनशिप देश में पहली विद्यार्थियों की कौशल प्रतियोगिता है, और इसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की भागीदारी से आरंभ किया गया है। ठीक है, इसमें जो प्रतियोगिता में जो स्वर्ण पदक जीतेगा उसे इस साल अक्टूबर में देखा जाए संघाई में विश्व कौशल प्रतियोगिता में जाने का अवसर मिलेगा, जहाँ पे विभिन्न देशों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। तो इसमें जो इस प्रतियोगिता में जो भी स्वर्ण गोल्ड मेडल पाएगा उसे इस बार मौका मिलेगा। देखिए, विश्व कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है चीन के संघाई शहर में, और वहाँ पे बहुत सारे देशों के प्रतिभागी आएंगे, उनके साथ इनको प्रतियोगिता करने का अवसर प्रदान किया जाएगा जो स्वर्ण पदक जीतेगा इस प्रतियोगिता में। और यह भी घोषणा साथ में की गई है कि जूनियर स्किल्स के दूसरे सत्र का नाम बदल दिया गया है, और उसका अब क्या नाम है? इंडिया स्किल्स जूनियर किया गया है। ठीक है, और जल्दी इसका नया लोगो भी जारी किया जाएगा। ठीक है, तो देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 कहाँ संपन्न की गई? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट का खिताब किस देश ने जीता है? इंग्लैंड ने, भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने या फिर न्यूजीलैंड ने? देखा जाए तो करेक्ट आंसर इज सी है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है महिला विश्व कप का खिताब। तो
माफ़ करिएगा, न्यूजीलैंड में इस बार आयोजित किया गया था क्राइस्टचर्च में महिला विश्व कप फाइनल के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पराजित किया है और कितने रनों से मात दिया, 71 रनों से मात देकर के काफ़ी भारी अंतर से जो है ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पराजित किया है। और इसी पराजय के साथ, यानी कि इंग्लैंड को पराजित करने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने महिला विश्व कप 2022 का फाइनल जीत लिया है। ये ऑस्ट्रेलिया ने देखा जाए तो 7वीं बार यह खिताब जीता है और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की पहली इन्होंने जो है बल्लेबाजी की और इन्होंने 50 ओवर में 365 रन बनाए, 5 विकेट के साथ स्कोर किया। और इस विशाल स्कोर में देखा जाए एलिसा हीली जो कि ऑस्ट्रेलिया की वो हैं प्लेयर हैं, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 170 रनों की पारी खेली। ठीक है, तो ये था, ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुआ है, न्यूजीलैंड में हुआ है। चलिए, आईसीसी विश्व कप जो है पुरुषों का हो रहा है वर्ष 2023 में, कहाँ आयोजित किया जाएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आते हैं अंतिम प्रश्न में और हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 से लेकर के वर्ष 2027 की अवधि के लिए कर्नाटक नवीकरणीय यहाँ पे आई गया आंसर, नवीकरणीय ऊर्जा को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, डी है, कर्नाटक ने। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने वर्ष 2022 से लेकर के वर्ष 2027 की अवधि के लिए कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। और यह नीति जो है, यह नीति नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नेता यानी कि एज ए लीडर के रूप में राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो लीड करेगा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कौन, राज्य। इस नीति के बाद से देखा जाए ये जो नीति कर्नाटक सरकार के द्वारा लाई गई है, इस नीति का देखिए लक्ष्य क्या है, अगले 5 वर्षों यानी कि वर्ष 2022 से लेकर के वर्ष 2027 के दौरान राज्य में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसके उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना। 10 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया कर्नाटक के द्वारा अगले 5 वर्षों यानी कि वर्ष 2022 से लेकर के 27 के बीच में। और 2027 तक इस नीति के तहत अकेले रूफटॉप सोलर से उत्पादित 1 गीगावाट ऊर्जा का हिस्सा हासिल करने का भी लक्ष्य रखा गया। ठीक है, ये कुछ लक्ष्य रखे रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दिया है 2022 से 27 तक किस राज्य सरकार ने, कर्नाटक में। ठीक है, चूँकि हम कर्नाटक की बात करें तो ये देखिए आपके सामने भारत का मैप है और यहाँ पे दक्षिण में अगर पश्चिम की तरफ देखें तो आपको कर्नाटक दिखेगा। कर्नाटक जिसकी राजधानी देखिए बेंगलुरु है। और ये देखा जाए किन किन राज्यों से अपनी सीमा को साझा कर रहा है, तो उत्तर में देखा जाए महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में देखा जाए तो तेलंगाना, पूर्व में देखें तो आपको आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में देखें तो तमिलनाडु, फिर यहाँ पे देखा जाए तो इसके दक्षिण में केरल और साथ ही साथ गोवा। ठीक है, पश्चिम में अपने गोवा से ये सीमा को साझा करा और इसकी जो है समुद्री सीमा जो कि किससे लग रही है, अरब सागर से लग रही है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जो हैं वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में कि गैस टरबाइन का आविष्कार किसने किया था। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, गैस टरबाइन का आविष्कारक कौन थे, आंसर लिखिए। तो बाकी दोस्तों जैसा कि डेली करंट अफेयर्स की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड करिए इसको और इसका रिवीजन करिए। कुछ शॉर्ट्स नोट भी बनाइए जिससे कि आपको रिवीजन करने में काफ़ी सहूलियत हो, क्योंकि एग्ज़ाम आपके पास आने वाले हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिए सारे स्टैटिक्स पोर्शन यानी कि फिजिक्स जो आपका साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबके रिवीजन जल्दी जल्दी करने शुरू कर दीजिए। देर नहीं है, आप जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो लग जाइए अपने प्रिपरेशन में। ठीक है, बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।